ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 2 जो कि हम साइंस का जैव प्रक्रम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसका ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हमने एक तरीके से इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या डिफरेंस है। इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए, वरना आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जो फंडामेंटल है इस चैप्टर का बेस है वो हमने उस पार्ट में डिस्कस कर लिया है, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को हम शुरुआत करने वाले हैं। उसमें हम क्या डिफरेंस है, एग्जाम में गारंटीड क्वेश्चन आते हैं, और ये मैंने बताया आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कंपटीशन ऑल जो एग्जाम्स हैं आपके, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जनरल साइंस है, विज्ञान कक्षा 10वीं की सबसे बेस्ट ये वीडियो होने वाला है और पार्ट 2 है। सो मेरा यही टारगेट है कि आपको ज़ीरो टू हीरो सीरीज जो साइंस का डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और डायरेक्ट आप ज़ीरो से स्टार्ट करो और बहुत अच्छी तरीके से कैसे आप कर पाओगे। सो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में सब कुछ जैव प्रक्रम वगैरह ये सब कुछ देखा था। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं आपको डिटेल में एकदम विथ एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। सो ये पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें हमने सब कुछ चर्चा कर दी है। वहन किसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे जाती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे वगैरह, ये प्रक्रिया हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ी है। सो आप आ जाइए आपके बुक के पेज नंबर 91 पे, पेज नंबर 91 जहाँ पर चैप्टर शुरू हो रहा है आपका टॉपिक स्वपोषी पोषण। देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि स्वपोषी और विषमपोषी का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं समझ पाओगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वपोषी की। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बेसिकली स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। यानी कि हमारे जो पौधे हैं बेसिकली इसमें वो आएंगे और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, और इसके खुद बनाने के लिए इनको प्राकृतिक पदार्थ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम पौधे की बात करें तो वो सूर्य के प्रकाश से आएगी, सनलाइट से जो आएगी, सूर्य के प्रकाश से आएगी। क्लोरोफिल की सहायता से ये अपना भोजन ग्रहण करेंगे और एक प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहली बात तो स्वपोषी का मतलब है, स्व का मतलब होता है खुद, और पोषी का मतलब होता है भोजन, यानी कि अपने खुद का पोषण खुद करने वाले। एक तरीके से कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर है, ये अपना काम खुद करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। विषम पोषी जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और विषम पोषी जो है उसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक है विषम पोषी का, तो उसमें माता बच्ची आपको नहीं करनी, लेकिन स्वपोषी आपको ढंग से आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत आपको इसी में आएगी। इसमें हम मनुष्य भी स्वपोषी है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आएगी वो आएगी प्रकाश संश्लेषण की। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं आती है अभी तक भी, ये 6 क्लास में आपको इसका बेसिक से सीखे होंगे, लेकिन अगर आपको अभी तक ये प्रोसेस समझ में नहीं आती है जिसमें हमारा ग्लूकोज बनता है, यानी कि एक तरीके से इसका जो फॉर्मूला है C6H12O6 6CO2 612, यानी कि 6CO2 12 H2O मिलकर बनाकर ग्लूकोज बनाते हैं, और 6 H2O और 6 ऑक्सीजन के जो आइटम्स बनते हैं लास्ट में, और वो क्लोरोफिल की सहायता से जो बेसिकली इसमें जो मेन जो रोल निभाता है, वो अपना मेन जो हमारा जो एक तरीके से इसका हम कह सकते हैं वो मेन पार्टिकल है, वो है क्लोरोफिल। इसकी सहायता से भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। अगर ये आप नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा। इतना तो आपको बताने कि एक सूर्य, मैं आपको एक इमेज बताता हूँ, उसके माध्यम से इस पर देखेंगे। ये देखिए, सूर्य है, बिल्कुल बेसिक समझना, सूर्य है, उसकी सौर ऊर्जा मिलेगी। ये पौधा है, इसमें ये जड़ें हैं, ये इसके अंदर की जो है वो सॉइल्स में, सॉइल यानी कि जल एवं खनिज जो है, मृदा जिसको हम बोलते हैं, मिट्टी जो है, इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं। अब ये भोजन कैसे करेंगे, पत्तियां होती है, पत्तियां आपको समझ में आना चाहिए, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पत्तियों के बारे में भी हम इसको पढ़ेंगे। पूरे किताब के 2 पन्ने, किताब के पूरे 2 पेज आपको इस मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ना, फिर हम बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सनलाइट है, सनलाइट है और ये पौधा उग रहा है, तो इस पौधे की जो पत्तियां होती है, इस पौधे की जो पत्तियां होती है
उनमें होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है वो ऑब्जर्व करता है। ये पत्तियाँ अपने आप को बड़ा रहने के लिए, ये पेड़ है, ये नीचे इसकी जो मिट्टी होती है, इनकी जड़ें होती है, इसको लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के साथ साथ खाने की आवश्यकता होती है। खाना क्या वो हम खाते हैं वैसे ही खाना नहीं खाते, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पत्तियों की सहायता से ही पौधों में श्वसन होता है। उसकी जो सारी प्रोसेस होती है पत्तियों की सहायता से होती है। अब एक पत्ती का चित्र भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें रंध्र होता है, छिद्र होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उनके माध्यम से क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल भरते हैं। सूर्य की लाइट, सौर ऊर्जा यहाँ से मिलती है, देख सकते हो आप। सूर्य की ऊर्जा यहाँ से मिलती है और ये पौधों की जड़ों तक जाती है और पौधा इससे वृद्धि करता है। हम सोचते हैं पौधा कैसे बड़ा होता है, तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है, ये जो पौधा है वो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और CO2 को ऑब्जर्व करता है। तो हमारे लिए पौधे इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। देखो पत्तियों की सहायता से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और क्या ले रहे हैं, ये CO2 ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, वातावरण से CO2 को ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आया? अगेन प्रोसेस, आपको इसको वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें आपको बेसिक्स से पढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको वापस बताएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, एक तरीके से मैं आपको वापस बताता हूँ। सबसे इजी चीज़ है, सूर्य है, पौधा उग रहा है, सब कुछ भूल जाइए। आपको ये तो पता है कि मिट्टी होती है। इस मिट्टी को पौधे के बड़ा होने के लिए इसके पत्ते होते हैं। इस पत्ते को हम बोलते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल को एक क्लोरोप्लास्ट की प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा अपने लेती है। अब बड़ा होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, जल तो मिट्टी से ले लिया। उस जल के अलावा पोषण की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये वातावरण है, इस वातावरण को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इस एटमॉस्फेयर में CO2 और ऑक्सीजन रहती है। ऑक्सीजन तो ये रिलीज करते हैं, तो ये सूर्य से ऊर्जा लेंगे, बड़े होंगे पत्तियों की सहायता से, और ऑक्सीजन और रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी, इससे ग्लूकोज बनेगा। और ये जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न आ जाएगा। और ये हर एक बहुत ईजी टॉपिक है, पत्तियों के द्वारा इसको हम करने वाले हैं। अब थोड़ी आपकी बुक की लैंग्वेज में हम आ जाते हैं, ठीक है। देखो, स्वयंपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। अब मैं आपको शुरू से पढ़ा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, ये क्या वाला है। इस प्रक्रिया को देखिए, पत्ती का पूरा अंदर से काट रखा है, पत्ती की पूरी अनुप्रस्थ काट का बता रखा है कि कैसे अंदर से। मैंने आपको बताया ना पत्ती में क्लोरोफिल होता है, तो क्या चीज़ें हैं। तो ये प्रक्रिया जो है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को समझ में आ रहा है, बाहर से लिए पदार्थों को संचित रूप में परिवर्तित करते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में, जल तो जड़ों से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिलेगा। यानी कि वातावरण से, देखो ये प्रोसेस देखो, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल गया, जल इसको जड़ों से मिल गया, ये दोनों मिलकर फिर सूर्य का प्रकाश जाएगा। यानी कि यही जो प्रोसेस है मैंने आपको बताई थी अभी, यही जो प्रोसेस, यानी कि यहाँ से तो हमें H2O मिल गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिल गई, ये दोनों मिलेगी और ये सूर्य की प्रकाश तो मिल ही रहा है, ये दोनों मिलकर C6H12O6 की जो प्रक्रिया बनाएगी, सूर्य के प्रकाश के साथ से ग्लूकोज का निर्माण करेगी। आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हम जो सांस ले रहे हैं, श्वसन है, उसमें हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया, ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये भी एक तरीके से ग्लूकोज बनता है और उसके साथ साथ पौधा क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जल छोड़ता है। अब जो जल कैसे छोड़ता है, पत्तियों के माध्यम से वो जल जो है वो रिलीज करता है रंध्रों में। पत्तियों में छेद होते हैं, उनको रंध्र बोलते हैं, पढ़ेंगे हम आगे। तो इस तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट पौधा को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त तो नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक तरीके से डायरेक्ट प्रोसेस एक तरीके से स्टार्ट नहीं करते। कुछ इस तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। तो हम भी जो है पौधे, जिस प्रकार से हम पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं सूर्य की, उनमें मेन रोल होता है सूर्य की प्रकाश का, फिर जाके वो ग्लूकोज बनाते हैं। हम कैसे करते हैं, हम भोजन से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो भी हमारे भाग में, शरीर में अलग अलग रूप से ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन होता है, उसके रूप में संचित हो जाता है। ये प्रोसेस, इसको बार बार पढ़ लेना, वरना आपके एग्जाम से और ये कंपटीशन एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन आता है। ये जो प्रोसेस मैंने बता रखी है बुक में, सॉरी, ओके। सो ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस आपको पता रहनी चाहिए कि कैसे CO2 ले रहा है। और देखो, पौधा
पौधे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से होती है, तो वातावरण में उपस्थित, इसकी परिभाषा क्या होगी, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्मूला याद है तो आपको, इसको सूत्र क्या है, 6 12 6 6, ऐसे ट्रिक से याद रखना। 6 पे क्या रखा होगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो 6 पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल लेगा, जल ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए 12 पे आपको जल याद रखना है। फिर ये मिलकर बराबर लगाना है, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का प्रकाश मिलेगा और फिर ये ग्लूकोज बनाएंगे, C6H12O6 मिलकर, फिर 6 पे ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और जल जो है वो रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मत लिखना वापिस से, ये प्रोसेस होगी, इसको रट लेना। ये प्रोसेस कहलाएगी प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है इस प्रक्रिया के दौरान, प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या फेनोमेना होते हैं, क्या परिघटनाएं होती है। पहला बात होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, उसको प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अब समझ में आ रहा है, ये क्लोरोफिल है, पौधों में क्लोरोफिल है, पत्तियों में सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना। सिंपल प्रोसेस है, मैंने बात बता दिया था। दूसरी घटना होती है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ये डायरेक्ट सूर्य से ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट पौधा इससे, ये जो सनलाइट आ रही है डायरेक्ट इसको नहीं बनेगा, इसको केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में इसको कन्वर्ट करेगा। हम खाना खाते हैं तो डायरेक्ट रोटी हमारे पेट से ऊर्जा नहीं मिलती है, हमारे पेट में उसका अम्ल बनता है, एसिड बनता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है, उसके दौरान फिर ऊर्जा मिलती है, डायरेक्ट खाना खाने से नहीं मिलती है। सेम प्रोसेस यही चीज़ है कि उसको प्रकाश ऊर्जा को, पहली चीज़ तो क्लोरोफिल द्वारा क्या करना, प्रकाश ऊर्जा को ऑब्जर्व करना, पहला बात तो ऑब्जर्व करना। दूसरी बात तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना और अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, जिसको हम बोलते हैं H2O, और जो ऑक्सीजन जो 6O2, इसमें हमने देखा था ये लास्ट प्रोसेस, ये वाला, इसमें अपघटन हो जाना। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, जो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो ग्लूकोज बन जाएगी, जो ग्लूकोज हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो चरण है वो ज़रूर नहीं कि ऐसी प्रोसेस सीक्वेंस वाइज हो। उदाहरण के लिए मरुभिद्ध पौधे रात्रि, उदाहरण याद रखना, मरुभिद्ध पौधे, कौन से पौधे याद रखते, कौन से पौधे होते हैं, मरुभिद्ध पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और वातावरण में ऊर्जा, क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके विद्युत उत्पन्न होता है। पौधे क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सूर्य की और रोशनी नहीं मिलती है। यही प्रोसेस याद रखना, उनको सनलाइट नहीं मिलता है रात में। अब रात हो जाएगी तो सनलाइट मिलेगा नहीं, तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करने के बजाय ऑक्सीजन लेने लग जाएंगे और कार्बन ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि हम अगर पेड़ के नीचे सोएंगे तो हमारी एक तरीके से हमारे लिए ये, इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे रात के टाइम ऑक्सीजन लेते हुए प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, क्योंकि सनलाइट ही उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। उनका जीवन, पेड़ पौधे अगर बड़े हो रहे हैं तो सूर्य की रोशनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप किसान हो, आपको पता होगा कि छाँव में आप कोई फसल बोते हो तो इतना अच्छा नहीं उग पाती, क्योंकि उसको इतना लाइट नहीं मिल पाती है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है, हम क्यों इसको इम्पोर्टेंट है। तो पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, इसको पत्ती की इसका काट को देखेंगे तो हम देखेंगे कि पत्ती की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं, हरे रंग के बिंदु। प्रश्न आएगा, पत्ती की कोशिकाओं में हरे रंग के जो कोशिकांग होते हैं, हरे रंग के जो कोशिकांग होते हैं, जो क्या काम होता है, वो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और इसके माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, ये देखो, ये ऐसी प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस कहलाएगी, पर्णपटल होता है, पत्ती है, ये पत्ती है, इसमें जो अलग अलग, इसका एग्जाम में इसका वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आ सकता है। मध्यशिरा, बीच वाला भाग, पर्णपटल यानी कि पत्तियों का जो भाग है इसको पर्णपटल बोलेंगे, और ये शीरा है। इसके अंदर की ओर इसको देखो, जाइलम होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये पौधों के उत्तक है, इसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हरित लवक होते हैं, तो हरित लवक के माध्यम से ये वायु कोश होते हैं, जो वायु के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। बाहरी त्वचा होती है, इसके अलावा द्वार कोशिका होती है, निचली बाह्य त्वचा होती है। तो ये जो मोमिक्यूटिकल होते हैं, संवहन मंडल है, ऊपरी त्वचा है, ये जो प्रोसेस दिखाई दे रही है हरा कलर की पत्ती, इसको अंदर से काटा गया है, यानी कि ये अंदर से इस तरीके की दिखाई देती है। आपकी बुक के पेज नंबर पे यही चीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा पौधे के अंदर क्या होता है, इस पत्ती जो होती है, इसको आप अंदर से खोलोगे तो ये ऐसे होते हैं। इस पत्ती के अंदर ये तरीके से, इस तरीके की एक डायग्राम जो होती है, इसमें होता है हरित लवक। इसमें क्या होता है, हरित लवक होता है और द्वार कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिकाएं का मतलब अंदर ही जो द्वार एक गेट बनाती है, गेट टाइप से होती है द्वार कोशिका। पौधों के बीच का जो छिद्र होता है,
सबको जानते हैं इसको, पौधों के बीच यानी कि पत्तियों के बीच का जो छिद्र है उसको हम रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ये खुला रंध्र है यानी ये खुल गया है, इसलिए इसके बीच में गैप है। खुला रंध्र कैसे बनाओगे? बीच में गैप होगा। खुला रंध्र कैसे बनाओगे? बीच में गैप होगा, उसको हम खुला रंग बनाएंगे। बंद रंध्र में चपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ये बंद रंध्र है और ये खुला रंध्र है। ठीक है, बंद रंध्र और खुला रंध्र। आपके जो बुक के पेज नंबर आपके दिया गया है 92 पे, खुला रंध्र और बंद रंध्र। समझ में आ गया आपको? ये प्रोसेस इस तरीके से होती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, सेम होता है, यानी कि एक तरीके से प्रोसेस खुद होती है एक तरीके से। अगला आ जाते हैं हम, ये देखिए इसमें भी दे रखा है बंद रंध्र, खुला रंध्र वगैरह। अब हम अध्ययन करते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। ये तो पता है कि एटमॉस्फेयर में होता है, वातावरण में होती है, उसको लेते कैसे हैं। देखो, पत्ती की सतह पर कुछ छिद्र होते हैं। जो छिद्र होते हैं पत्ती ऐसे ऐसे ऐसे, अब पीपल का पत्ता आपने देखा ही होगा, इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से पत्ता होता है जिसके बीच में होता है। तो इसके बीच में जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र के माध्यम से इसको रंध्र बोलते हैं। खुले होते हैं और बंद होते हैं। तो खुले रंध्र जो होते हैं वो ग्रहण करने के लिए होते हैं, बंद रंध्र उसको बंद कर देते हैं। गेट एक तरीके से होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। प्रश्न आएगा पत्तियों में छिद्रों का क्या महत्व है? छिद्रों का महत्व होता है गैसों का आदान प्रदान। हम जो सांस ले रहे पौधे बड़े, अगर ये नहीं होते तो कुछ भी आपके लिए जैसे नाक है, मनुष्य के लिए जैसे नाक होता है, वैसे यानी आपके लिए जैसे नाक है, वैसे पौधों के लिए, पत्तियों के लिए क्या है? पौधों की पत्तियों में ये नाक होता है। अगर नाक नहीं होगा तो क्या हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है, जड़ों से भी होता है, तने से भी होता है। ये जो तना होता है यहाँ से भी होता है, जड़ों से भी इसके अंदर होता है, पत्तियों से जो है वो वहन करते हैं, इसमें छिद्र होता है। जब भी रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। रंध्रों में आप जो रंध्र है, आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम जो है इन पत्तियों पर पानी आ जाता है। पानी जैसे कि ठंड के टाइम जो होता है वो आप सोचते हैं कि पत्तियाँ जो है वो ओस पड़ रहा है, पानी आता है, तो ये एक माध्यम से रिलीज करते हैं। हमने जो फॉर्मूला देखा था वो इस तरीके से, यहाँ जो होता है फॉर्मूला, ये जल है, यही इन रंध्रों के माध्यम से रिलीज होता है बाहर। ठीक है, इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। जब हम प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कब नहीं होती? रात के टाइम पर। छिद्रों को तब ये इसी तरीके से बंद कर लेता है, बंद कर लेता है। अब ये और नहीं इसको ऑब्जर्व करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका को एक कार्य है। ये द्वार कोशिका होती है। द्वार कोशिका का मतलब समझो आप गेट सेल, जो गेट होता है, गेट खुलता है बंद होता है, इस प्रकार से द्वार कोशिकाएं खुलेगी तो खुला रंध्र होगा, द्वार कोशिकाएं बंद हो जाएगी तो इस तरीके से बंद रंध्र हो जाएगा। तो द्वार कोशिकाओं की पत्तियों की संरचना का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर छपेगा आपकी एग्जाम में, और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि रंध्र के परीक्षा में प्रश्न आएगा कि रंध्र का कार्य है तो गैसों का आदान प्रदान, जल का निष्कासन, इस प्रकार से ऑप्शन देंगे। तो गैसों का मैक्सिमम विनिमय करता है। सूर्य ऊर्जा को ऑब्जर्व कौन करता है? मैंने अभी पढ़ाया, सूर्य ऊर्जा को ऑब्जर्व करने वाला होगा, सूर्य जो ऊर्जा को ऑब्जर्व करेगा वो आपका क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। क्लोरोप्लास्ट, जो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट। ये पत्तियों में देखो ये क्लोरोफिल होता है एक तरीके से, फूल जाती है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, द्वार कोशिकाएं जब खुलेगी तो जल जब अंदर जाएगा तो वो फूल जाएगी। जाहिर सी बात है, किसी जगह में अंदर कोई जो खुली हुई है, इसमें जब जल अंदर जाएगा, यानी कि जब जड़ों के माध्यम से जल जो तने के माध्यम से गति करेगा, डायरेक्ट गिरेगा नहीं, तो जब जल अंदर जाएगा तो वो फूल जाएगी और रंध्र का छिद्र खुल जाएगा। और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है तब जल जो है वो बंद हो जाता है और जल जो है बाहर वो चला जाता है। देखो इसका प्रैक्टिकल दे रखा है, बेल्जार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच में पौधा उगा रखा है। प्रायोगिक अवस्था और पोटेशियम ए में है जो प्रायोगिक अवस्था दिखाई दे रही है, ए में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। तो उसके बिना और उसके साथ में एक तरीके से प्रोसेस कर रखा है। अगला आप निकालिए पेज नंबर। तो इन दो क्रियाकलापों के आधार पर हम देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता जरूरी होती है। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, समझ चुके हो। स्वपोषी जो है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे सूर्य के माध्यम से। किसके माध्यम से करेंगे? सूर्य। और स्वपोषी का उदाहरण पूछेंगे तो वो अब आएंगे वो। अब आप सोचेंगे उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए जिस प्रकार से मनुष्य को चाहिए होता है कच्ची सामग्री वो करते हैं, उस प्रकार से कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। कच्चे
कच्ची मटेरियल उनके पौधे के द्वारा, ऐसा नहीं कि पौधों को मिला मिला बना बनाया हुआ CO2 मिल जाती है, ऑटोमेटिक जल मिल जाता है, जल उनको देना पड़ता है, उनको खनिज है, मिट्टी से खनिज है वो मिलेंगे। तो कच्ची सामग्री की क्या विशेषताएं होती है पौधों के लिए, रॉ मटेरियल जो होता है उनके शरीर के निर्माण के लिए, मनुष्य के लिए भी चाहिए होता है। तो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है जो जल की पूर्ति द्वारा जड़ों की जो है मिट्टी में अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस लोहा तथा मैग्नीशियम अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसके अलावा लोहा, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें, मैग्नीशियम, ये मिट्टी से ली जाती है, रॉ मटेरियल। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन और पोटेशियम तो एक तरीके से आप सोच लो, अभी खेतों में हरे पौधे होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, आप छिड़कते हो, आप DAP छाटते हो, जो किसान जो होते हैं वो डायमोनियम फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट और नाइट्रोजन जो है इसका मिश्रण होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये रॉ मटेरियल से नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व जिसको प्रोटीन इन अणुओं के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्रेट जो है अमोनियम नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है, और इन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन से बनाते हैं। समझ गए कैसे स्वपोषी पोषण क्रिया करते हैं। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस हमने देखी थी वो स्वपोषी पोषण की हमने देखी थी कि स्वपोषी पोषण होता क्या है। आई होप के बस समझ गए होंगे। इसमें हमने पौधों के बारे में पढ़ा, पौधों की पत्तियों के बारे में पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस इस पेज में समझा रखी है, उसमें क्या क्या घटनाएं होती है, पत्तियों की प्रक्रियाएं, पत्तियों के कार्य वगैरह इसमें देखा रखा है, गैसों का आदान प्रदान कैसे हो सकता है। और लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है रॉ मटेरियल्स, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट के लिए मतलब जल की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ने वाले विषम पोषी पोषण। तो प्रत्येक जीव पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। अब जो भोजन अपना नहीं बना पाते वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। यह जीव भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास है या गतिशील जैसे कि हिरण है, दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम तरीका भिन्न भिन्न है। एक भोजन के लिए हिरण का भोजन अलग हो सकता है और घास का भोजन अलग हो सकता है। यानी कि मनुष्य, पौधे, हर जगह भोजन का उद्देश्य हमने देखा था कि उद्देश्य ऊर्जा है। भोजन को प्राप्त करने का उद्देश्य एक ही, जैसे सभी जानवर खा रहे हैं तो उनको ऊर्जा मिलेगी, पौधे किस लिए वृद्धि कर रहे हैं, ऊर्जा के लिए, मनुष्य खा किस लिए रहा है, ऊर्जा के लिए, लेकिन प्राप्त करने का तरीका अलग अलग होगा। इसी को विषम पोषी। तो जो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। यानी कि जो विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे, जो भोजन का विघटन शरीर के बाहर ही कर देंगे। हम तो अंदर लेके करते हैं, अंदर हमारे पौधों के अंदर भी जो है जल के अंदर जाता है, उसके द्वारा विघटन होता है, मनुष्य में भी ऐसे होता है। लेकिन कुछ जीव शरीर के बाहर ही विघटन कर देते हैं, फिर सड़े गले, मृत, अपशिष्ट, एक तरीके से मरे जो है वो उनको ग्रहण करते हैं। फफूंद है, यीस्ट है, उदाहरण देखो विषम जीवी के उदाहरण दे रखे, यीस्ट, मशरूम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाएगी, इसके लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है। सो ये इसके उदाहरण है, यीस्ट, मशरूम, कवक। ये क्या होते हैं, यीस्ट जो होते हैं, मशरूम जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, सड़े गले, बाहर से ही। यानी कि वे अपना भोजन या अपने भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही हो जाता है, फिर उनको ग्रहण करते हैं, उनका ऑब्जर्व करते हैं। और ये मशरूम है, ये तो ये इसके उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण करते हैं, उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। कुल मिलाकर ये बात कर रहा है जो विषम पोषी जो होते हैं, सॉरी, यस, सो विषम पोषी जो होते हैं, विषम पोषी जो जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का विघटन जो है, खाने की चीज़ों का विघटन है वो शरीर के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। भोज्य पदार्थों का विघटन जो है, यानी एक तरीके से मैं कहूँ जो पाचन है, बेसिकली पाचन जो है वो शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, बाहर ही होता है। और वे फिर उसको एक तरीके से मैं कहूँ अवशोषण करते हैं, उनका अवशोषण अवशोषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं अगर पूछूं तो यीस्ट है, कवक है, मशरूम है, ठीक है, ये ऐसी चीज़ है। अमीबा जिस प्रकार से एक जीवी उदाहरण है, इस प्रकार से अमीबा कभी भी देखेंगे तो यीस्ट, मशरूम, कवक इसके उदाहरण है। और ये अंतर्ग्रहण नहीं करते।
अमीबा का बार बाद में देखते हैं। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसके पाचन की विधि, उसके शरीर की अभिकर्म किस तरीके से, घास, फल, कीट, मछली, मृत खरगोश, जंतुओं के अंदर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस तरीके से अमरबेल, याद रखना ये पोषण युक्ति अमरबेल, किलजी, जू, लीच, फीताकृमि तरीके बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है। तो अमरबेल में विषम पोषण होता है, अमरबेल याद रखना। तो ये एक तरीके से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। इन पादपों में इसका प्रयोग होता है। अब जीव अपना भोजन का पोषण कैसे करते हैं, जीव कैसे करते हैं और मनुष्य कैसे करेंगे, हम अमीबा के बारे में करेंगे। तो भोजन उसके अंतर्ग्रहण के अंदर लेने की प्रक्रिया अंदर चीज़ है, पाचन तंत्र भी इनका अलग अलग होता है। हम एक कोशिकीय जीवों की बात करेंगे, एक कोशिकीय जीवों में प्रक्रिया पूरी उलट होती है। एक कोशिका होती है तो संपूर्ण प्रक्रिया एक साथ ही होगी। जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। क्या यार, ओके, उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन प्राप्त करता है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिका होती है और एक ही कोशिका से ये भोजन को ग्रहण करता है, अपना आकार, अपना मुंह फाड़ता है, इसको पादाप बोलते हैं। फिर उसको खाद्य, उसको ग्रहण कर लेगा, रिक्तिका बन जाएगी और फिर अपना पोषण करेगा एक ही कोशिका से। तो वो अस्थायी प्रवर्धन के वजह से करता है, भोजन के कणों को घेर लेते हैं। इस प्रकार से विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, यानी कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन करना, यही तो पोषण कहलाता है। भोज्य पदार्थों का अंदर लिए गए भोज्य पदार्थों का जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में विघटन, जटिल से सरल में करना, वो आपका पोषण कहलाएगा। अब विषम पोषी जो है वो बाहर से, यानी कि जो है वो शरीर के बाहर से ही खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं। स्वपोषी अंदर करते हैं। तो एक पोषी की जीव जो जटिल पदार्थों को विघटन करेगा और सरल में बदलेगा, वो अमीबा इस प्रकार से एक ही माध्यम से कर सकता है। कोशिका द्रव्य विस्तृत हो जाते हैं, बचा हुआ अपच पदार्थ जो होता है उसकी ओर जो पचता नहीं है, पच जाता है, वो तो विस्तृत हो जाता है। लेकिन जो अपचता है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है और बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पेरामेशियम, अगला नाम आ रहा है पेरामीशियम, भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पेरामीशियम, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है। एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों में हम भोजन, इसकी बात करेंगे हमारे मनुष्य की, तो भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान की पक्षाभ गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह। कुल मिलाकर ये अमीबा के बारे में बता रहा है। देखो ये प्रोसेस होती है, क्या होता है, ये केंद्रक होता है। What the ये केंद्रक है। सो केंद्रक होता है, ये अमीबा का कुछ आकार ऐसे ऐसे होता है, आपको पता होगा। ये बीच का जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है वो केंद्रक कहलाएगा। फर्स्ट प्रोसेस तो ये होगी, इसको हम प्रोसेस फर्स्ट बोलेंगे। बी में आपको दे रहा है, इसके डॉट बनाएंगे, एक होगा, फिर ये अपना मुंह फाड़ेगा, ऐसा रखना। अब उसको भूख लगी है, फर्स्ट इसको याद करने की ट्रिक अमीबा है। अमीबा का आकार, अमीबा एक ऐसी चीज़ है विज्ञान में जो हर कोई डायग्राम बना देता है। ये एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव में हम पाचन कर रहे हैं एक कोशिकीय जीव का। अमीबा होता है, अभी अपना मुंह फाड़ेगा और ये अपना मुंह इस तरीके से फाड़ेगा, कुछ खा रहा। तो ये बीच की जो प्रोसेस होगी, ये प्रक्रिया, इसको पादाप बोलेंगे, कूटभाग, पादाप, पक्षाभ, कूटपाद। सेकंड प्रोसेस सी वाले में इसको पूरा ग्रहण कर लेगा, सी वाले में ये इसको ग्रहण कर लेगा और ये जो बीच है, जो बीच में जो भाग है वो ग्रहण कर लेगा और ये खाद्य कण जो है उसके अंदर होगा। अब इसने ग्रहण कर लिया और डी वाले में अब वो अब विस्तृत करेगा और जो पाचन नहीं होगा उसकी ओर वो क्या करेगा, उत्सर्जन कर देगा। जो अपशिष्ट, जो पाचन नहीं उसका उत्सर्जन कर देगा। ये अमीबा की प्रोसेस होती है, बहुत ईजी है। और याद रखना, एक और जो द्वीप होता है, एक होता है पेरामीशियम, एक और होता है पेरामीशियम। पेरामीशियम भी जो है, पेरामीशियम भी एक जीवी व्रत होता है। सो फर्स्ट चीज़ क्या याद रखोगे मेरी बात में, आप क्या सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट बात ये रखी कि अमीबा होता है, इसके बीच की जो है वो केंद्रक होता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रोसेस होगी। अब आप सोच रहे हो अमीबा को भूख लग रही है, ठीक है, अमीबा को भूख लग रही है तो अमीबा अपना मुंह फाड़ेगा ऐसे। तो बीच में जो ये जो डॉट हो गए, जो खाद्य का कण है, ये खाद्य का कण है, ये प्रक्रिया कहलाएगी पादाप या कूटपाद। क्या कहलाएगी, पादाप या कूटपाद। ठीक है, अब ये खा रहा है, अब इसने खा लिया,
इसने खा लिया तो यानी कि जो खाद्य कण है ये खाद्य कण अंदर चला गया। बहुत ही सिंपल, आप दिमाग यूज़ करके इसको जो है यू लिखना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और चौथे में जो है इसका पूरा अमीबा में ये प्रोसेस हो जाएगी और एक तरीके से फैल जाएगा। तो जो चौथी प्रोसेस कहलाएगी वो है इस तरीके से पूरा अमीबा बन जाएगा और ये ऐसे चीज़ चलती रहेगी। तो ये अमीबा ये हमने क्या पढ़ा, ये हम अमीबा में हमने पोषण पढ़ा। क्या पढ़ा? अमीबा का एक जीवी है अमीबा। अमीबा क्या है? एक जीवी है। एक कोशिकी है। एक कोशिकी है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी सेम जो है वो चीज़ होती है और यही भी इनको एक द्वारा प्रोसेस होती है। तो ये चीज़ें जो अगर आपने समझ ली तो आप इस प्रोसेस को जो लिखा है विषम पोषी जीव, तो इसको आप समझ जाओगे। ये जो लिखा है इसमें, ठीक है। अब इसको आप एक तरीके से सही ढंग से देखोगे। सो ये प्रोसेस, उदाहरण के लिए अमीबा जो है वो कोशिकी है। अमीबा कोशिकीय अंगुली जिससे क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। देखो, फर्स्ट प्रोसेस भोजन ग्रहण करेगा, दूसरी ओर उसको चारों ओर से किनारे घेर लेते हैं। ये जो घेर लेने की प्रक्रिया होती है वो कोशिका दर में विकसित हो जाती है। कुछ चीज़ें बच जाती है। अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, बाद निष्कासित कर देता है। पैरामीशियम भी इसी तरह की गति करता है। तो ये जीव अपना पोषण ऐसे प्राप्त करते हैं। एक कोशिकीय बेसिकली हम वन सेल जो की बात की, ये आपकी बुक का दे रखा है। अब है अगला है मनुष्य में पोषण। हम कैसे पोषण करते हैं? ये बहुकोशिकीय जीव जो हम पोषण कैसे करते हैं उसके बारे में पौधे पढ़ लिया, हम अमीबा का पढ़ लिया। पैरामीशियम और अमीबा ध्यान रखना, ये उदाहरण है। और यीस्ट, कवक और मशरूम, ये सभी चीज़ें इसकी उदाहरण है। तो ये अपने आज की वीडियो में हमने देखा था कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय, जो समपोषण और समपोषी और स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा कोशिका रंध्र के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। मैंने बहुत चीज़ें बताई कि रंध्र गैसों का आदान प्रदान करेगा, द्वार कोशिकाएं जल को एक तरीके से ऑब्जर्व करेगी तो फूल जाएगी। इसके अलावा हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी। ये डायग्राम आपके लिए नंबर दिलवाएगा और ये जो फॉर्मूला इसमें दे रखा है ये आपके लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। इसका अमीबा के बारे में हमने देखा। फिर इसका वेरी शॉर्ट ब्रीफ एनालिसिस करें तो कुछ ऐसे हम करेंगे कि स्वपोषी का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना अकार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ द्वारा पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं, वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कौन होंगे? जो अकार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत जंतुओं से ग्रहण करते हैं। यानी कि ये जो खाद्य पदार्थों को एक तरीके से शरीर के बाहर ही ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि शरीर के बाहर ही ये भोज्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। शरीर के बाहर ही खाद्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को ये ग्रहण कर लेते हैं शरीर के बाहर ही, फिर उसको ग्रहण करते हैं। उनका पाचन शरीर के बाहर ही होता है, सड़े गले मृत पदार्थ। इसकी वैज्ञानिक भाषा होगी कि जो कार्बनिक पदार्थ ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का नाम लिख देना, ये प्रक्रिया लिखते ही आपको पता चल जाएगा स्वपोषी आप लिख रहे हैं। स्वपोषी में, विषमपोषी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। लेकिन खुद कैसे करेंगे? खुद का मतलब वो हाथ से नहीं बनाते। सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर। सरल अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सरल अकार्बनिक लगाना। सरल अकार्बनिक पदार्थ जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं और ये स्वपोषित जीव बनाते हैं। विषम पोषी में क्या होगा कि अपना भोजन सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा नहीं, बल्कि अन्य जीवित, यानी कि अन्य जीवित लोगों पर या दूसरों पर एक तरीके से डिपेंड रहती है। और जो है शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों, शरीर के बाहर उपस्थित खाद्य पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी का उदाहरण याद रखना, हरे पौधे हैं, युग्लिना है। इसका उदाहरण मैं युग्लिना को छोड़ के मैंने बताया अमरबेल है, जीवाणु है, अमीबा है ना, ये सभी चीज़ें। कवक, यीस्ट, मशरूम, ये सभी चीज़ें इसमें हो जाएगी। सो फाइनली आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 0 to हीरो सीरीज़ का ये पार्ट 2 था। अगले में हम करेंगे डिस्कस मनुष्य में पोषण कैसे होता है, उसके बारे में पाचन तंत्र को समझेंगे डिटेल्ड में। इसके अगली वीडियो में हम श्वसन पढ़ेंगे, फिर हृदय पढ़ेंगे। ये चीज़ें चैप्टर बड़ा होने वाला है। सो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।